फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है जनाब स्पीकर कि मजबूत दिफा न सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खातमैन हरमैन शरीफ के साथ हमारे ताल्लुकात और बरादराना रिश्तों को एक नई और मुस्तहकम बुनियाद मिली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक भारी और मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम पूरे अज़्म और यकीन के साथ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। हमारे ताल्लुकात में ये अहम तब्दीली हमारी क़यादत की मरहून मिन्नत है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और हमारी पूरी सफारती और अस्करी क़यादत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहक है। जनाब स्पीकर, पिछले महीनों में खुदाए बुजुर्गो बरतर ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दिलाई है। मौजूदा दौर की ख़तरनाक तरीन जंग के दौरान अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतबार करते हुए इसे अपने दरमियान एक ईमानदार सालिस के तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान ने इस किरदार को बखूबी अंजाम देने के लिए इंतहाई मुखलिस कोशिशें की हैं जो आज भी जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पीस टॉक के ज़रिए अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्दी एक मुआहदे के ज़रिए खत्ते में देरपा अमन के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके और अपनाए हुर्मत से तेल की सप्लाई पहली की तरह बहाल की जा सके। अमरीकी और ईरानी सदूर ने मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बतौर सालिस अहम किरदार की तारीफ़ की है। ये वो फ़कीदुल मिसाल कामयाबी है जिससे कौमों की बरादरी में हमारा एहतराम और वक़ार बढ़ा है और हमारी काविशों को हर सतह और फोरम पर सराहा गया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदे में कमी के लिए जो फ़आल, मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना सफारती किरदार अदा किया है, इसमें हमें अपने अजीम और आज़मूदा हमसाया मुल्क चीन की मुकम्मल हिमायत और हम आहंगी हासिल रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका और मजबूत अमन कोशिशों पर मुकम्मल इत्तफाक राय और गहरी हम आहंगी मौजूद है। जनाब स्पीकर, पाक चीन ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। ये दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन पाकिस्तान का सबसे अहम तजारती शराकतदार है। ये ताल्लुक एक ऐसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो महज हुकूमतों तक महदूद नहीं बल्कि दो अक़वाम के दिलों और तकदीर से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरा चीन ने इस शराकतदारी को नई और ठोस जहतें अता की हैं। मैं अब ऑयल प्राइसेस पे बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, अमेरिका और ईरान जंग के असरात पर हमने पहले जिक्र किया है। इस जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुबा इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। यहाँ ये समझना इंतहाई अहम है कि पेट्रोल और डीजल की मकामी कीमतें आलमी मंडी की पूरी शिद्दत का इजहार नहीं थीं। अगर हुकूमत इस झटके का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देती तो ये कीमतें इससे कहीं ज़्यादा होती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। फिर जल्दी सूबाई हुकूमतों की तावन से, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टारगेटेड सब्सिडीज़ का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक मुस्तहकम मईशत और माशी बफर्स के साथ अमेरिका ईरान जंग के बहरान में दाखिल हुआ। इस बहरान में जहां खित्ते और दुनिया के दीगर कई ममालिक में ईंधन की किल्लत,
पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और एक्सचेंज रेट में गिरावट देखी गई और हमसे बेहतर वसाइल के हामिल बाज़ मुल्कों को आलमी मालियाती इदारों के पास भी जाना पड़ा। वहाँ पाकिस्तान में हुकूमत के बरवक्त और मुदब्बराना फैसलों और मजबूत मुआशी बफर्स की वजह से ईंधन को कोई किल्लत और राशनिंग ना हुई, ना पेट्रोल पंप्स पे कतारें लगी, ना कोई अमन अमान का मसला पैदा हुआ और ना ही एक्सचेंज रेट मुतासर हुआ, बल्कि इस बहरान के दौरान फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। जनाब स्पीकर, हमें इस हवाले से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का इदराक है। इसके साथ ही हुकूमत बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल कर रही है। जनाब स्पीकर, ये मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट है, लिहाजा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीर के आगाज़ में पिछले 2 सालों के सफ़र का मुख्तसर अहाता करता चलूँ। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अनथक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूररस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। 2 दर्ज झेल हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमेरिका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। हमारी बड़ी सनतों की पैदावार सलाहियत बढ़ रही है। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% तक रही है, जबकि खदमात के शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई है। LSM और खदमात की शोबों की शरह नमू पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फ़ीकस आमदन पिछले साल के 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ई हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल 4 अरब डॉलर से कम थे और जो अब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी हैं। तरसीलात से ज़र भी नई बुलंदियों को छू रही हैं। पिछले माली साल के 38 अरब डॉलर के मुकाबले में इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात का हुजम 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह इस साल भर की तरसीलात 41 अरब डॉलर से तजावत कर जाएंगी, जो कि हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। ABR की टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासिब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। इन इक़दामात के नताइज हमारे मालियाती इस्तेहकाम में भी नुमाया नज़र आते हैं। हमारा मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा। 2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में GDP के 0.7% के बराबर दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में GDP के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। पिछले माली साल में अफरात ज़र की शरह गुज़श्ता साल की 23.4% से कम होकर 4.5% तक आ गई थी। मौजूदा साल के दौरान भी ईरान अमेरिका जंग के बावजूद भी महंगाई की औसत शरह तकरीबन 7% रहने की तवक्को है, जो कि मौजूदा माली साल के तखमीना 7.5% से कम है। हालिया महीनों में अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह मुश्किल वस्ता की कशमकश है। इंशाअल्लाह जंग के बादल छटे तो महंगाई की शरह भी कम हो जाएगी। हमारे मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम की वजह से हमारी मईशत पर आलमी तरक्याती और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है और दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज़, फिच और S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हुई। जनाब स्पीकर, इसी इत्माद का नतीजा है कि पाकिस्तान 2022 के बाद पहली मरतबा बैनुल अक़वामी बॉन्ड मार्केट में वापस आया। 4 साल
میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارکہ پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے ایک سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سال میں اب تک 11 IPOs کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح SEC پہ میں 39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، رامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک کے نجکاری سے آغاز کیا اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو مجموعی طور پر 185 ارب روپے کے عوض نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کامیاب اور تاریخی نجکاری وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے عین مطابق ہے کہ نجی شعبہ ہی ملک کی پائیدار معاشی ترقی کا ضامن اور علمبردار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری۔ PIA کی کامیاب نجکاری کے بعد ہم ایک 5 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں، جس کے تحت کئی حکومتی اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ اس میں ڈسکوز، جینکوز، بینکس، انشورنس کمپنیاں اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں 3 ڈسکوز کے پہلے بیچ کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک فعال، متحرک اور شفاف ٹیکس انتظامیہ کسی بھی ریاست کی معاشی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر کاروبار مملکت سر انجام نہیں پا سکتا اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے FBR میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری و ساری ہیں۔ FBR میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں FBR کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی، جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے، جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو انالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر
तकरीबन 61 अरब रुपए इजाफी टैक्स मुतवक्के है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर मुबनी कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट का निज़ाम 840 से ज़ायद हाई रिस्क केसेस की निशानदही कर चुका है, जिनका मुतवक्के टैक्स इम्पैक्ट तकरीबन 34 अरब रुपए है। इस तरह फेसलेस कस्टम असेसमेंट के ज़रिए हमने इम्पोर्टर और कस्टम अफसर के दरमियान बराह रास्त राब्ते को कम किया है, जिससे ना सिर्फ पर कंसाइनमेंट महसूलात में इजाफा हुआ है, बल्कि हिरासानी या आप हैरासमेंट की समझ लें और रिश्वत के इम्कानात भी कम हुए हैं। जनाब स्पीकर, आने वाले महीनों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के निज़ाम को नए शोबों तक तोसी दी जाएगी, जिनमें टेक्सटाइल, मशरूबात, आयरन एंड स्टील, घी और खुर्दनी तेल, टायर्स, पेपर एंड बोर्ड और दीगर शोबे शामिल हैं। ये इस तोसी मुल्क की मुनज़्ज़म सनत के एक बड़े हिस्से का अहाता करेगी। जनाब स्पीकर, इन तमाम इस्लाहात और इक़दामात का हतमी मकसद एक ऐसे टैक्स निज़ाम का असूल है जो मुनसिफाना हो, जिसमें ईमानदार टैक्स दहिंदा पर कम बोझ पड़े, जो डेटा की मदद से टैक्स चोरी के वाक़यात का सद्देबाब करे और इंस्पेक्टर की स्वाबदीद और आर्बिट्री एक्शन की बजाय डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस के ज़रिए महसूलात में इजाफा मुमकिन बनाए। हमारी ये काविश महज ज़्यादा टैक्स के हसूल का ज़रिया नहीं, बल्कि रियासत और शहरी के दरमियान इस बुनियादी समाजी रिश्ते की तजदीद है, जिसमें शहरी का रियासत पर एतमाद बहाल हो और रियासत शहरी की मेहनत का एहतराम करे। यही वो बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पूरी मईशत खड़ी होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की उस वक्त तक अधूरी है जब तक मईशत की बरकत हर उस घराने, हर उस किसान, हर उस छोटे कारोबार और हर उस नौजवान और खातून तक नहीं पहुँच जाती जिन्हें रवायती बैंकारी निज़ाम ने हमेशा नज़रअंदाज किया है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रहनुमाई में निजी शोबे के ताउन से इन तबकात को कर्ज़े फराहम करने का कदम उठाया है। इस हिकमत आलमी के तहत 5 अहम स्कीमें मुतारिफ कराई जा चुकी हैं, जिनकी तफसीलात मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला मनसूबा ज़रख़ीज़ी के नाम से शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए 7,50,000 छोटे किसानों को बिला ज़मानत मुकम्मल तौर पर डिजिटल अमले के ज़रिए 300 अरब के कर्जा जात फराहम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की दूसरी स्कीम वज़ीर आज़म का अपना घर प्रोग्राम है। इस कम लागत वज़ीर आज़म हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के ज़रिए कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके को सिर्फ 5% मार्का पर मॉर्टगेज की सहूलत फराहम की जा रही है। और मैं इसमें सिर्फ एक जिक्र करता जाऊँ, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसमें कल खुद एक मीटिंग की, जिसमें ये पूरा क्लियर हो चुका है कि इसमें 90 बिलियन रुपए की जो लोन्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और 11 बिलियन रुपया डिसबर्स हो चुका है। हमारी हुकूमत का तीसरा अहम कदम पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम का इजरा है, जिसके तहत ई बाइक्स और ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फराहम की जा रही है। इस सिलसिले की चौथी स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मुल्क भर में पुराने ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले पंखों की जगह कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लगाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का 5वां इकदाम सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग है, जिसके तहत 2 प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इनमें से पहला पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड का इजरा है, जिसके ज़रिए नैफटेक के तवसत से नौजवानों को फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। इस सिलसिले का दूसरा कदम एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इजरा है। ये 7.1 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसके तहत मुल्क भर में स्टोरेज फैसिलिटीज़ कायम की जाएंगी, जहां किसानों को अपना अनाज और गल्ला महफूज करने का मौका मिलेगा और उन्हें इस महफूज शुदा अनाज पर बैंकों से कर्जा लेने की सहूलत होगी। ये 5 स्कीमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी तवज्जो पर शुरू की गई हैं और उनका मकसद मुल्क में माली शमूलियत की कोशिशों को तेज़ करने के अलावा हुनरमंद और महरूम तबकात के लिए तरक्की के रास्ते खोलना है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये कहना चाहता हूँ कि दीज स्कीम्स आर नॉट इन डिज़ाइन फेज, दे आर इन एग्जीक्यूशन एंड वी आर इंशाल्लाह, जैसे हम अगले साल में जाते हैं, दीज स्कीम्स आर गोइंग टू बी इवन फर्दर एक्सेलरेटेड एज वी गो इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। जनाब स्पीकर, डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में बैंकिंग यूजर्स में इजाफा हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में तेज़ी आई और कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग़ की बुनियाद मजबूत हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं।
इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। मुल्क में वसूल होने वाली तरसीलात का 92% बैंक अकाउंट में मौसूल हो रहा है, जबकि G2P का 75% अब इसी डिजिटल निज़ाम के तहत किया जा रहा है। मैं अब वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम पे बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। हमारी कौमी आबादी का 67% हिस्सा 30 साल से कम उम्र आबादी पर मुश्तमल है। हमारे नौजवान हुनर, अज़्म और कुछ दिखाने के जज्बे से मैमूर हैं। वज़ीर आज़म यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म है कि हर नौजवान पाकिस्तानी को वो हुनर, वो तरबियत और वो मौके मिलने चाहिए जो उसे कौमी मईशत का फ़आल शराकतदार बना सके। इसी विजन का अमली इज़हार वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम है। जनाब स्पीकर, नौजवानों का सबसे बड़ा सरमाया हुनर है। नैफटेक के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अब तक तकरीबन 5,15,000 नौजवानों को जदीद और रवायती फ़नी तरबियत फराहम की है। इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन के मुताबिक इन तरबियत याफ्ता नौजवानों में से 53% मुलाजमतें हासिल कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे IT पर मुबनी तरबियत के ज़रिए ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, ताकि घर बैठे फ्री लांसिंग और डिजिटल मईशत में हमारी बहनें और बेटियां भी बराबर की शरीक हों। अगर हुनर एक गाड़ी है तो सरमाया उसका ईंधन है। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आज पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। जनवरी 2023 से अब तक इस स्कीम के तहत 258 अरब रुपए की रकम तकसीम की है, जिसमें से 5,34,000 से ज़ायद नौजवान मुस्तफ़ीद हुए। खेलों के मैदान में भी प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए 19 मुख्तलिफ खेलों में मुल्क ग्रीड टैलेंट हंट जारी है, जिसमें PSL के मॉडल पर एक खसूसी हॉकी लीग का कमाल भी शामिल है। अगला जहांगीर खान, अगला अरशद नदीम या अगला ओलंपिक चैम्पियन शायद किसी शहर या गांव में मौजूद है जहां अभी तक हमारी नज़र नहीं पहुंची। ये प्रोग्राम उसे ढूंढ निकालेगा। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम सिर्फ अफलाई खराजात नहीं, ये हमारी हुकूमत की सबसे मुनाफे बख्श सरमायाकारी है, क्योंकि हमारी हुकूमत नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल का नमार समझती है। जनाब स्पीकर, एक फॉरवर्ड लुकिंग और जामे तजारती पॉलिसी हमारी माशी इस्लाहाती एजेंडे का अहम जुज़्व है। हमारा बुनियादी अज़्म वाज़ेह है, पाकिस्तान को दरामदाद पर इन्हिसार करने वाली मईशत की बजाय बरामदाद के बिलबोते पर आगे बढ़ने वाली मईशत बनाना है। हमारी मुआशी बका का रास्ता आलमी मंडे में मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने में है। जनाब स्पीकर, बरामदाद को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने कारोबार की लागत कम की। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म साहब की ख़ास हिदायत पर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सहूलत की मुद्दत 9 माह से बढ़कर 18 माह कर दी गई, ताकि बरामद कुन्नान को कैश फ्लो के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सनती बिजली के नर्ख भी कम किए गए। या मैं कहता चलूँ कि अभी 2 या 3 हफ्ते पहले डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो पॉलिसी रेट है वो 11.5% पे चला गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान जो बातचीत हुई, उसके दरमियान यही डिसाइड किया गया कि एक्सपोर्टर पे जो रेट है वो 4.5% पे ही रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, 25-30 नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के पहले ही साल में हुकूमत ने टैरिफ को माकूल बनाने का काम शुरू किया और 7,500 टैरिफ लाइन्स पर टैरिफ में कमी की, ख़ुसूसन खाम माल और इंटरमीडिएट गुड्स पर, ताकि सनतों को पैदावारी लागत कम हो। टेक्सटाइल और मलबूसात के मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दी गई, जिसके नतीजे में मशीनरी की दरामद में 21% इजाफा हुआ है।
مجموعی طور پر اقدامات کے ذریعے 120 ارب روپے سے زائد کا فائدہ کاروباری طبقے کو منتقل ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، توانائی کسی بھی معیشت کی شہراگ ہے۔ گزشتہ ایک سال میں خطے میں بحران کے باوجود پاکستان نے توانائی کے شعبے میں کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں حکومت نے توانائی کے شعبے میں ایسی اسٹرکچرل ریفارم شروع کی ہیں جو نہ صرف موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے بلکہ آنے والے ممکنہ بحران کے لیے بھی پاکستان کو تیار کریں گی۔ ہمارا مقصد توانائی کی خود کفالت، صارف کے لیے کم قیمتیں اور ایک ایسا نظام ہے جو ضمانتوں پر کم سے کم انحصار کرے۔ اس سوچ کے تحت میں اس معزز ایوان کے سامنے بجلی، تیل اور گیس کے میدان میں ہمارے اہم اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، بجلی کا شعبہ اپنی تاریخ کے سب سے گہری اصلاحاتی دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس شعبے نے مالی نظم و ضبط اور کارکردگی میں بہتری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 25-26 میں بجٹ میں مختص سبسڈی کے مقابلے میں 143 ارب روپے سے زائد کی بچت حاصل کی گئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کمی مستحق صارفین پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اصلاحات کے ذریعے حاصل کی گئی۔ مزید برآں آئی پی پی سے مذاکرات کے نتیجے میں تقریباً 3.7 ٹریلین روپے کی بچت حاصل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ جناب اسپیکر، اس شعبے کی اصلاحات میں سب سے اہم قدم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ کا عملی آغاز ہے۔ اس کے تحت پہلی کمپیٹیٹیو نیلامی منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی کا کاروبار ایک مسابقتی مارکیٹ پر مبنی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے۔ اب تک پاکستان میں بجلی ایک ہی سرکاری خریدار کے ذریعے خریدا جاتی تھی جو سرکاری ضمانتوں کے سہارے معاہدہ کرتا تھا۔ آج ہم اس پرانے، مہنگے اور سرکاری ضمانتوں پر منحصر نظام سے نکل کر ایک مسابقتی مارکیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بجلی کی معیشت کی بنیادی تشکیل نو ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال میں ایک ملک گیر مشق کے ذریعے ہم تمام سبسڈائز صارفین کی شناخت، رجسٹریشن اور تصدیق کریں گے تاکہ جنوری 2027 سے پاکستان میں ڈائریکٹ سبسڈی میکنزم کا آغاز کیا جا سکے، یعنی سبسڈی وہاں پہنچے گی جہاں اس کی اصل ضرورت ہے۔ یہ وہی منصفانہ ماڈل ہے جو ہم نے BISP کے ذریعے اپنایا۔ جناب اسپیکر، اس اصلاحاتی ایجنڈے کا ایک اور اہم ستون سرکولر ڈیٹ پر قابو پانا ہے۔ مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے اطمینان ہے کہ موجودہ مالی سال میں بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کی نیٹ زیرو ایکومولیشن حاصل کی گئی، یعنی اس سال اس بوجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ سرکولر ڈیٹ کے سٹاک میں 1225 ارب روپے کی لون سیٹلمنٹ پہ پیش رفت ہوئی۔ ساتھ ہی NTDC کی اسٹرکچرل ریفارمز بھی جاری ہیں، جن کے تحت ترسیل، سسٹم آپریشن اور مارکیٹ آپریشن کے فنکشنز کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، LNG کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کا ذکر کروں گا۔ پاکستان نے ایک جامع ریسرچ کے بعد قطر اور اٹلی کے ساتھ اپنے طویل مدتی سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹ سے دوبارہ بات